Hello students, in this section we will be dealing with the next topic that where are the ATP and NADPH used। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि ATP और NADPH बनते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनता है। अब इनका यूज़ कहाँ पर है? ओके, वी नो कि लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। ओके, अब ऑक्सीजन जो है वो तो क्लोरोप्लास्ट से बाहर डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, लेकिन जो एटीपी और एनएडीपीएच हैं ये यूज़ होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस। ओके, जो फूड का सिंथेसिस हो रहा है प्लांट के अंदर, उस प्रोसेस में एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ होते हैं। और फोटोसिंथेसिस के इसी फेज़ को बायोसिंथेटिक फेज़ कहा जाता है, जिसके अंदर फूड की सिंथेसिस करवाई जाती है। ओके, ये जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है लाइट की प्रेजेंस पे, बट ये डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो भी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये बायोसिंथेटिक फेज उन पर डिपेंड करता है। ओके, बिसाइड्स एटीपी और एनएडीपीएच के अलावा इसे कार्बन डाइऑक्साइड, इस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, नाउ आप वेरीफाई कैसे करोगे कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए? सिंपली आप क्या करो, अगर लाइट अनअवेलेबल हो गई तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू होता है और फिर स्टॉप हो जाता है। इससे यही पता लगता है कि लाइट जो है वो कहीं ना कहीं नेसेसरी है, लाइट के प्रोडक्ट्स नेसेसरी हैं बायोसिंथेटिक फेज के लिए। और अगर आप लाइट को फिर अवेलेबल करवा दो तो सिंथेसिस जो है इट विल स्टार्ट अगेन। तो इसी से पता लगता है कि बायोसिंथेटिक फेज बेशक लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड ना करता हो, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है बायोसिंथेटिक फेज। ओके, तो बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन कहा जाता है, ये एक मिजनोमर है। ऐसा नहीं है कि बायोसिंथेटिक फेज लाइट की एब्सेंस में होता है, नो, कभी भी नहीं, ये एक मिजनोमर है। ओके, नाउ लेट अस सी कि कैसे एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ किए जाते हैं बायोसिंथेटिक फेज में। ओके, आपको ये बात मैंने पहले बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है CH2ON, या फिर उसको शुगर भी कहते हैं। और अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखें तो दैट इज़ C6H12O6। तो ये वही शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूलेटिक फॉर्म बताई हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर शुगर बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, अब साइंटिस्ट को इस बात पे बहुत इंटरेस्ट था कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, क्या फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में ले जाई जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है? हमने देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड किया तो कार्बोहाइड्रेट बन गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते टाइम फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? साइंटिस्ट को इसमें बड़ा इंटरेस्ट था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने कई एफर्ट्स लगाए और रेडियो आइसोटोप्स की हेल्प से मेल्विन कैल्विन ने काम किया इसके ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कार्बन 14, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 लिया और एल्गल फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है वो एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे साइंटिस्ट ने, अब काफ़ी चीज़ें जब डिस्कवर कर ली तो उनको इस बात में इंटरेस्ट आया कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिक्स करते हैं, हम कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट इस बात में था कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते टाइम पहला प्रोडक्ट क्या बनता है। तो फिर कैल्विन नाम के ये साइंटिस्ट थे, मेल्विन कैल्विन, इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 यूज़ करते हुए ये डिस्कवर किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन प्रोडक्ट जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, और उन्होंने पूरा कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे भी इसका बताया। इसीलिए फिर इस साइकिल को उन्होंने नाम दिया कैल्विन साइकिल, अपने नाम के बाद कैल्विन साइकिल उन्होंने नाम दिया। और फर्स्ट जो उन्होंने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया वो क्या था,
वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, जिसको शॉर्ट में PGA भी बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 PGA भी बोल सकते हैं, खाली PGA भी बोल सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते टाइम पहला जो प्रोडक्ट था वो 3 PGA था। तो उसमें कितने कार्बन होंगे, हाउ मैनी कार्बन एटम्स, ऑब्वियसली 3 होंगे। ये बताया ही है यहाँ पर कि 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, फिर साइंटिस्ट ने इस बात को भी जानने में पूरा जोर लगाया कि अगर PGA फर्स्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, तो क्या कोई और प्रोडक्ट भी है जो कुछ अदर प्लांट्स में बनता है। तो उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किए और तब उनको ये पता लगा कि हाँ, कुछ प्लांट्स के अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक ऑर्गेनिक एसिड ही है, बट वो 4 कार्बन का है। तो सभी प्लांट्स में 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड नहीं बनता, कुछ प्लांट्स में 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड भी बनता है। और आगे हम पढ़ेंगे जिनके अंदर 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बनता है उन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं, और जिनके अंदर 4 का बनता है उनको C4 प्लांट्स कहते हैं। ये हम आगे बात पढ़ेंगे। ओके, और जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें जो 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है वो होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 4 कार्बन का जो होता है ऑर्गेनिक एसिड उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। ओके, अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन फोटोसिंथेसिस की ड्यूरेशन में 2 मेन टाइप्स के प्लांट्स में होती है, ठीक है, तो इन प्लांट्स को फिर नाम दे दिया। जहाँ C3 एसिड बनेगा उसको कह देंगे C3 पाथवे, और जहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट C4 एसिड बनेगा उसको कह देंगे C4 पाथवे। तो ये 2 प्लांट्स के ग्रुप्स हैं जो ये शो करते हैं C3 पाथवे और C4 पाथवे। ठीक है, अब देखो हमने ये बात तो जान ली कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते टाइम फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है। एक के अंदर C3 प्लांट्स में 3 कार्बन का है और C4 में 4 कार्बन का है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कोई ना कोई मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, तभी तो वो रिड्यूस होगा। ओके, तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, अब साइंटिस्ट ने अपना फिर से वही दिमाग लगाया, उन्होंने डार्क रिएक्शन को समझने की कोशिश की। अब उन्होंने ये सोचा कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और फिर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना देगा। हमने देखा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के बाद एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है। एक कार्बन तो इसके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और एक 3 कार्बन का PGA बना देगा। ओके, तो उन्होंने सोचा ऑब्वियसली एक 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए जो एक्सेप्ट करेगा इसको CO2 को और फिर 3 कार्बन का बना देगा। लेकिन ऐसा सच नहीं था। उनकी स्टडीज से उनको ये पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, वो एक 5 कार्बन की कीटोज शुगर है। ओके, साइंटिस्ट तो सोच रहे थे कि 2 कार्बन का होगा, वो 2 कार्बन वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होकर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी स्टडीज़ ने ये शो किया अनएक्सपेक्टेडली कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एक 5 कार्बन की कीटोज शुगर है जिसका नाम है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, जिनका नाम है RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस। साइंटिस्ट को भी बहुत टाइम लगा इस बात को समझने में और एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने में। ओके, उनको भी पहले यही लगता था कि फर्स्ट प्रोडक्ट C3 है तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो 2 कार्बन का होना चाहिए, और उन्होंने कई साल भी लगाए इस चीज़ को खोजने में कि कौन सा 2 कार्बन का कंपाउंड है। लेकिन अल्टीमेटली उनको यही पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला एक 5 कार्बन का कीटोज शुगर है जिसका नाम है RUBP, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स की जाती है, रिड्यूस की जाती है, तो पहला जो ऑर्गेनिक एसिड बनता है वो 3 कार्बन का होता है और वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अब इस चीज़ की डिस्कवरी की थी केल्विन ने, और किस तरीके से बायोसिंथेसिस होती है इसकी
वो उन्होंने बताया एक साइक्लिक फॉर्म में, इसीलिए उसको कहा जाता है कैल्विन साइकिल। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि कैल्विन साइकिल किस तरीके से फॉलो की जाती है। तो कैल्विन और उनके कोवर्कर ने वर्कआउट किया, सारा का सारा उन्होंने पाथवे बताया। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से RUBP जो है वो पहले एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर अलग अलग कंपाउंड बनाता है और फिर से RUBP को रीजनरेट किया जाता है। ओके, तो कैल्विन पाथवे कैसे ऑपरेट होता है और किस तरीके से शुगर सिंथेसाइज की जाती है। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर बात मैं आपको बता दूं कि कैल्विन पाथवे जो है वो सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि वो प्लांट C3 है या C4 है, कैल्विन पाथवे हमेशा ऑपरेट होगा। कैल्विन पाथवे को C3 पाथवे भी कहा जाता है, ये हमेशा ऑपरेट होता है, चाहे वो प्लांट C3 है चाहे C4 है। C3 पाथवे हमेशा चलता है, कैल्विन पाथवे हमेशा चलता है। और कैल्विन साइकिल जो है ये 3 स्टेजेस में कवर होती है। फर्स्ट स्टेज है कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेज है रिडक्शन और थर्ड स्टेज है रीजनरेशन। अब देखो, कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ऐड कर देते हो तो उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, और किसी चीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को माइनस कर देते हो तो उसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। ओके, और कार्बोक्सिलेशन जो है वो एक क्रूशियल स्टेप है कैल्विन साइकिल का। यहाँ पर CO2 को यूटिलाइज किया जाएगा और RUBP का कार्बोक्सिलेशन किया जाएगा। RUBP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है मतलब राइबुलोज बिसफॉस्फेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है। ओके, और इस रिएक्शन को करवाने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। मतलब RUBP के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ऐड करेगा, RUBP जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा तो इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करवाएगा, एक एंजाइम करवाएगा इस रिएक्शन को जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। एक्चुअली ये जो एंजाइम होता है ना, ये कार्बोक्सिलेशन करता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, लेकिन ये एक और काम भी करता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजनेशन, मतलब ये ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। इसीलिए इस एंजाइम का नाम है रूबिस्को, RUBP। ठीक है, RUBP रूबिस्को। C जो है वो कार्बोक्सिलेशन के लिए है और O जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए। ओके, तो RUBP एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है कौन, RUBP कार्बोक्सिलेज, जो क्या बनाता है अल्टीमेटली फॉर्मेशन करवाता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनवाता है 3PGA के, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। और ये एंजाइम जो है इसके अंदर ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है, तो इसीलिए इस एंजाइम को रूबिस्को भी कहा जाता है। ओके, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी करता है इसलिए इसको रूबिस्को भी कहते हैं, रूबिस्को। C इज फॉर कार्बोक्सिलेशन, O इज फॉर ऑक्सीजनेशन। ओके, देखो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, पहला स्टेप क्या है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, वाटर के साथ ऐड हुई, पहला स्टेप हुआ कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर आपका राइबुलोज बिसफॉस्फेट था RUBP, उसकी कार्बोक्सिलेशन करवाई गई और RUBP अब क्या बन गया, RUBP अब बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3PGA बन गया। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी सही है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी सही है और 3PGA भी सही है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कार्बोक्सिलेशन, और इसको एक एंजाइम करवाएगा जिसका नाम क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज, या फिर अगर करेक्टली कहें तो इस एंजाइम का नाम रूबिस्को ही है। रूबिस्को कहोगे तो ज़्यादा करेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेप जो है वो है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है, कई सारी रिएक्शंस चलती हैं, वो बहुत सारी रिएक्शंस डिटेल में है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि कई सारी रिएक्शंस चलकर अल्टीमेटली ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है।
और इस स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ खर्चा हो गया एटीपी का। हमने कहा था ना कि एटीपी और NADPH यूज़ होंगे डार्क रिएक्शन में, तो देखो यहाँ पर एटीपी यूज़ हो गया, ठीक है। और आगे जाकर 2 NADPH भी यूज़ हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की फिक्सेशन में, ठीक है। और अल्टीमेटली जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स फिक्स किए जाते हैं 6 साइकिल्स में, तो सोच लो आप 12 मॉलिक्यूल्स ATP के लग जाएंगे और 12 मॉलिक्यूल्स NADPH के लग जाएंगे। अगर आप 6 साइकिल चलाओगे, ठीक है, 6 साइकिल चलाओगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। ओके, सो और एक बात और ध्यान रखनी है कि 6 टर्न्स चाहिए साइकिल की एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए। आप एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, रिमूवल का यहाँ पे मतलब है बनना, साइकिल में से रिमूव करवाना मतलब साइकिल में बनवा कर प्लांट में स्टोर करवा देना। तो ये होता है रिडक्शन। सीरीज ऑफ रिएक्शन चलता है, ओके, ग्लूकोज बनता है और इस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ATP के लगते हैं, 2 NADPH के लगते हैं। अगर आपको 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने हैं तो 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी, जिसमें 12 ATP और 12 NADPH यूज़ होंगे। और अल्टीमेटली लास्ट स्टेप जो है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है RUBP, ये बहुत ही क्रूशियल है ताकि साइकिल कंटिन्यू रहे। अगर यही नहीं होगा तो फिर अगले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करेगा। तो इसकी रीजनरेशन करवाई जाती है और यहाँ पर एक ATP यूज़ होती है और RUBP दोबारा बन जाता है। यही अगर हम साइक्लिक मैनर में देखें तो देखो इधर रिडक्शन हुई 3 फॉस्फोग्लिसरेट की, ATP और NADPH दोनों यूज़ हो गए, फिर ये ट्रायोज फॉस्फेट बन गया। ट्रायोज फॉस्फेट किसी भी टाइप का कोई भी शुगर बन गया और फिर उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म है स्टार्च और ट्रांसपोर्ट फॉर्म है सुक्रोज। ये हमेशा याद रखना है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ। और अल्टीमेटली थर्ड स्टेप जो है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी एक ATP यूटिलाइज होगी और फिर से रीजनरेशन हो जाएगा RUBP का। ओके, सो दिस इज़ योर कैल्विन साइकिल। यहाँ पर अगर हम देख लें, हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ATP की यूज़ हो रही हैं और 2 NADPH की यूज़ हो रही हैं, ठीक है। 3 यूज़ होगी ना ATP की, ये देखो 2 यहाँ यूज़ हुई रिडक्शन में और एक कहाँ यूज़ हुई रीजनरेशन में, है ना। तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज़ हो रहे हैं। ओके, अल्टीमेटली डार्क रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH का यूज़ करवा लिया जाएगा। और अगर 6 टर्न्स आप साइकिल के चलाओगे तो यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स डाले, एक ग्लूकोज बना, 18 ATP यूज़ हुई और 12 NADPH यूज़ हुई। एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 ATP चाहिए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 18 ATP चाहिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 NADPH चाहिए, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 12 NADPH चाहिए। सो दिस इज़ योर कैल्विन साइकिल।